हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल संकल्प से सक्सेस तक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हम गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोधी वंश के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत शासित हुआ कुल कितने राजवंशों द्वारा? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 4 राजवंशों द्वारा, ऑप्शन बी 7 राजवंशों द्वारा, ऑप्शन सी 5 राजवंशों द्वारा, ऑप्शन डी 6 राजवंशों द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 5 राजवंशों द्वारा। तो दिल्ली सल्तनत पे कुल कितने 5 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें से गुलाम वंश 1206 से 1290 तक। उसके बाद में कौन आया? उसके बाद में आया खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। उसके बाद में तुगलक वंश कब से कब तक था? तुगलक वंश था 1320 से 1413 तक। उसके बाद में आया सैयद वंश का पीरियड कब से कब तक था? सैयद वंश का टाइम पीरियड था 1413 से 1451 तक। उसके बाद में आया लोधी वंश का कब से कब तक था? 1451 से 1526 तक। उसके बाद में मुगल आ गए। आज का दूसरा प्रश्न है, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका है। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए चांद बीबी, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी जीजाबाई, ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि रजिया सुल्तान। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला रजिया सुल्तान थी। रजिया ही एकमात्र मुस्लिम स्त्री थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। उसने 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए औरंगजेब ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन डी शाहजहां ने। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, जिसका टाइम था 1296 से 1316। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण के विषय में जानकारी हमें मिलती है कहाँ से? बरनी की तारीख फिरोजशाही से, खजाइन उल फुतूह यानी कि अमीर खुसरो की पुस्तक थी उससे मिलती है, और इब्न बतूता की रहला नामक ग्रंथों से मिलती है। ठीक है, तो कहाँ से मिलती है इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली की जानकारी? तो हमें मिलती है ये तारीख फिरोजशाही जो बरनी ने लिखी थी, खजाइन उल फुतूह जो अमीर खुसरो ने लिखी थी, और रहला जो इब्न बतूता ने लिखी थी। ठीक है, तो तीनों पुस्तकों से हमें इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सैनिकों, ऑप्शन बी व्यापारियों, ऑप्शन सी किसानों, ऑप्शन डी आम व्यक्तियों। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सैनिकों। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इतिहासकार परमात्मा शरण के अनुसार अलाउद्दीन के मूल नियंत्रण का उद्देश्य न्यूनतम वेतन द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों को रखना था। इतिहासकार मोरलैंड एवं केएल लाल के अनुसार मूल नियंत्रण नीति केवल दिल्ली में लागू थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक ने। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने केंद्रीय शासन व्यवस्था की दृष्टि से संपूर्ण भूराजस्व एवं राज्य वित्त व्यवस्था का व्यापक रूप से पुनरावलोकन किया, और उसने अपने व्यापक अधिनियमों के द्वारा उन्हें नया स्वरूप प्रदान करके चलाया। भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण किया गया। बिस्वा को पैमाइश का मानक इकाई निर्धारित किया गया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेना को वेतन देने वाली प्रणाली का विधान किसने किया? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी
इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी बलबन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ सैनिकों को वेतन देने का संबंध नगद वेतन से है। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। तो सैनिकों को सबसे पहले नगद वेतन किसने देना स्टार्ट करा? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी 1327 ईस्वी में दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद स्थानांतरित की। इसके पीछे उद्देश्य कुशल प्रशासन देना था, परंतु पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने पर भी यह योजना सफल नहीं हो सकी तथा उसने पुनः राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी। क्वेश्चन नंबर 8 है, विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कृष्णदेवराय, ऑप्शन बी राम राय, ऑप्शन सी हरिहर राय, ऑप्शन डी बुका राय। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि राम राय। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर की संयुक्त सेनाओं ने 23 जनवरी 1565 को राजसी तगड़ी यानी कि तालीकोटा के युद्ध में सदाशिवराय के मंत्री राम राय को पराजित किया तथा अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह ने राम राय का वध कर दिया तथा इस युद्ध का अंत पूर्ण संहार में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, नूनीज पुर्तगाली यात्री विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए देवराय, ऑप्शन बी अच्युत राय, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि अच्युत राय। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पुर्तगाली यात्री फर्नाओ नूनीज अच्युत राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने अश्व व्यापारी के रूप में 3 वर्ष 1535 से 37 ईस्वी तक विजयनगर में बिताए। इसने तत्कालीन समय में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रसिद्ध फारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बलबन ने, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक ने, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि बलबन ने। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रसिद्ध फारसी पर्व नवरोज को भारत में बलबन ने प्रारंभ किया था। बलबन 1266 से 1286 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा। तो बलबन कब से कब तक रहा? 1266 से 1286 ईस्वी तक। ठीक है, दिल्ली का सुल्तान रहा। इसके अलावा उसने सिजदा और पाबोस की प्रथा प्रारंभ की। क्वेश्चन नंबर 11 है, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 18। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 17 बार। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसका सबसे पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में, जिसमें वह कुल सीमांत किलों पर अधिकार करने में सफल रहा। उसके बाद उसने हिंदू शाही शासक जयपाल को परास्त किया, जिसे उसके इतिहासकारों ने ईश्वर का शत्रु लिखा है। उसका अंतिम आक्रमण 1027 में सिंध के जाटों पर हुआ था। ठीक है, तो इसने पहला आक्रमण कहाँ किया था? 1000 ईस्वी में किया था उसने, और लास्ट वाला जो था अंतिम आक्रमण ये 1027 में सिंध के जाटों पर किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, महमूद गजनबी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी राजा जयपाल, ऑप्शन सी जयचंद, ऑप्शन डी फिरदौसी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि राजा जयपाल। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। महमूद गजनबी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय राजा जयपाल था। 27 नवंबर 1000 ईस्वी को पेशावर के निकट जयपाल व गजनबी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें जयपाल पराजित हुआ।
क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जयचंद, ऑप्शन बी बघेल भीम, ऑप्शन सी पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन डी कक्षाफल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बघेल भीम। तो 1078 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। उस समय वहां बघेल वंशीय शासक भीम द्वितीय मूलराज सेकंड का शासन था। आबू पर्वत की तलहटी में इसने गौरी को पराजित किया। यह गौरी का भारत में प्रथम पराजय थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी महमूद गजनवी, ऑप्शन डी मुबारक शाह खिलजी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मुबारक शाह खिलजी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मुबारक शाह खिलजी ने खिलाफत के सिद्धांत को ठुकराकर स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की। इसका शासनकाल 1316 से 1320 ईस्वी तक था। इस उपलक्ष्य में उसने अल इमाम, खिलाफत उल्लाह आदि की उपाधियां धारण की। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा था। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मुगलों से, ऑप्शन बी अफगानों से, ऑप्शन सी ईरानियों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिल्ली सल्तनत को मुख्य रूप से मंगोलों आक्रांताओं का भय था, जिन्होंने समय समय दिल्ली पर आक्रमण किया और इनके आक्रमण का सल्तनत की आंतरिक व बाह्य नीति पर गंभीर प्रभाव पड़ा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता किस समय भारत आया? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इब्न बतूता मोरक्को का मूल अरब यात्री था। विभिन्न देशों की विस्तृत यात्रा के बाद या 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1353 ईस्वी में मोरक्को लौटने पर इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक में अपने यात्रा स्मरण के संकलन को प्रकाशित किया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद गजनी, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दमिश्क के खलीफा वलीद और उसके इराकी गवर्नर हजाम ने 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान सिंध पर किया, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। इसके पश्चात 712 ईस्वी में हजाम ने सिंध पर विजय का दायित्व मीर कासिम को सौंपा। वह वीर और कुशल सेना नायक था। उसने सिंध के शासक दाहिर को पराजित करके सिंध पर अधिकार कर लिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण लिखे थे? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सल्तनत काल में दिल्ली का एकमात्र सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने स्मरण यानी कि आत्मकथा लिखी, जिसे हम कहते हैं फुतुहात-ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही, जो फारसी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, फुतुहात-ए फिरोज शाही किस भाषा में लिखी गई थी? ये फारसी भाषा में। उसके बाद में मुगल काल के दो बादशाह, जिसमें से बाबर और जहांगीर ने अपनी अपनी आत्मकथा लिखी। तो बाबर के आत्मकथा का नाम है तुझके बाबरी और जहांगीर के आत्मकथा का नाम है तुझके जहांगीरी। तो फुतुहात-ए फिरोज शाही और तुझके जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी गई थी, परंतु
तुझके बाबरी, ये तुर्की भाषा में लिखी थी बाबर ने, जिसको आगे चल के रहीम खान खाना ने इसको फारसी में अनुवाद करा था। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में इसका अनुवाद करा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी इब्राहिम शाह सरकी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने जौना खां, जिसको हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर जौनपुर शहर की स्थापना की। इसके अतिरिक्त फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर नामक नगर बसाए। ज्ञातव्य है कि उसने प्रजा की भलाई के लिए रोजगार विभाग, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, तथा विवाह कार्यालय, गरीब मुस्लिम कन्याओं के विवाह के लिए, और दीवाने इस्तिहाक यानी कि गरीब और बूढ़ों को सुरक्षा के लिए स्थापित किए। ठीक है, तो उसने कौन कौन से विभाग स्थापित किए? रोजगार के लिए स्थापित किए थे, और दीवाने इस्तिहाक जो था ये गरीब और बूढ़ों के लिए था। ठीक, और इसने कौन कौन से नगर बसाए थे? जिसमें फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धार्मिक कर, ऑप्शन बी लगान निर्धारण का तरीका, ऑप्शन सी धन कर, ऑप्शन डी संपत्ति कर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लगान निर्धारण का तरीका। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ लगान निर्धारण का तरीका था। बटाई में उत्पादित फसल के अनुमान के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था, जबकि जब्ती में भूमि की माप करके नगद वसूली की जाती थी। नस्क एवं कनकूद में उपज की माप के बिना अनुमान के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था। बिना माप के लगान का निर्धारण किया जाता था किससे? नस्क एवं कनकूद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एबास को, ऑप्शन बी नासरुद्दीन महमूद को, ऑप्शन सी अली मर्दान को, ऑप्शन डी मलिक जानी को। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मलिक जानी को। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इल्तुतमिश ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद 1225 ईस्वी में बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार किया तथा राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन इवाज को पराजित किया। बिहार पर इवाज को अपना अधिकार छोड़ना पड़ा एवं इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। ठीक, तो किसको नियुक्त किया था? मलिक जानी को। क्वेश्चन नंबर 22 है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अफगानों का, ऑप्शन बी मंगोलों का, ऑप्शन सी तुर्कों का, ऑप्शन डी अरबों का। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि तुर्कों का। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया बेगम का राजरोहण दिल्ली की सेना, जनता और अधिकारियों के सहयोग से हुआ था, लेकिन उसकी असफलता का मुख्य कारण तुर्की गुलाम सरदारों की महत्वाकांक्षाएं थी, जो किसी भी स्थिति में सुल्तान को सत्ता का संपूर्ण अधिकार नहीं देना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी बलबन ने, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक पृथक कृषि विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करके राजस्व को बढ़ाना था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सैकड़ों कुएं खुदवाए, अकाल संहिता तैयार करवाई तथा अकालग्रस्त कृषकों को कृषि ऋण तकाबी प्रदान किया। तो कृषि ऋण को क्या कहते थे? तकाबी। ठीक है, तकाबी। और कृषि विभाग जो इसने ओपन करी थी उसको क्या कहते थे? दीवाने अमीर कोही। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा
टोकन करेंसी का प्रचलन किया था? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी ने। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। बर्नी के अनुसार खजाने में धन की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप में परिणत करने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी, जबकि आधुनिक इतिहासकारों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चांदी के अभाव के कारण इसका प्रचलन किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस मुस्लिम राजा ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार कार्यान्वित किया? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार मूल्य नियंत्रण पद्धति को कार्यान्वित किया। बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का उद्देश्य राजकोष पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करना था, जबकि अमीर खुसरो के अनुसार बाजार नियंत्रण का उद्देश्य आम प्रजा को राहत पहुंचाना था। तो इसके दो मत थे कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण पद्धति को ओपन करा था ये किस लिए करा था। तो बर्नी कहता है कि ये अलाउद्दीन खिलजी जो था ये बाजार नियंत्रण पद्धति को इसलिए ओपन करा था ताकि राजकोष पर बोझ कम पड़े और सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करा जा सके। परंतु अमीर खुसरो कहता है कि बाजार नियंत्रण का उद्देश्य आम प्रजा को राहत पहुंचाना था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बहलोल लोदी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, जो अफगानिस्तान के गिलजई कबीले की महत्वपूर्ण शाखा लोदी के साहूखेत नामक कुटुंब में पैदा हुआ था। उसने 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, तुगलक वंश का भारत में संस्थापक कौन था? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी जलालुद्दीन बिन तुगलक, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे ही तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी काफिरों का वध करने वाला शब्द जोड़ा। उसने कुल 29 बार मंगोल आक्रमणों को विफल किया। ठीक है, तो इसने अपने नाम के आगे गाजी शब्द जोड़ा था और यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने ऐसा शब्द जोड़ा था अपने नाम के आगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मलिक तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक ने 1320 ईस्वी में की थी। ठीक, तो ये रही इसकी व्याख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। दिल्ली में लौह स्तंभ कौन लाया था? तो आपके ऑप्शन हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद गयासुद्दीन, ऑप्शन डी मोहम्मद कासिम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित एक विशाल स्तंभ है। यह अपने आप में प्राचीन भारतीय धातुकर्म की पराकाष्ठा है। इसका निर्माण कथित रूप से राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा कराया गया। इसे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि फिरोज शाह तुगलक। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने कृषि को प्रोत्साहित देने के उद्देश्य से सिंचाई के लिए अनेक नहरों का निर्माण कराया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नहर वह थी जिसके द्वारा यमुना का पानी हिसार तक पहुंचता था। यह 150 मील लंबी थी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक नहरों, जलाशयों, झीलों और सिंचाई सुविधाओं के निर्माण के लिए सुविख्यात है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 तक था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 तक था और इब्राहिम लोदी का शासनकाल 1517 से 1526 तक था। शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 तक था। ठीक, तो सबसे ज़्यादा शासनकाल किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 51 तक था। 1325 से 1351 तक था। ठीक, इसने सबसे ज़्यादा शासनकाल किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए खिज्र खां, ऑप्शन बी मुबारक शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी अलाउद्दीन आलम शाह। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि खिज्र खां। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। उसने दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना की। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा अलाउद्दीन खिलजी का सामंत नहीं था? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए आइन उल मुल्क मुल्तानी, ऑप्शन बी जफर खान, ऑप्शन सी नुसरत खान, ऑप्शन डी मुनीम खान। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि मुनीम खान। आइन उल मुल्तानी, जफर खान और नुसरत खान अलाउद्दीन के सेनापति थे। मुनीम खान जो था ये नहीं था। ठीक है, तो इसका ये तीनों इसके सेनापति थे बट मुनीम खान नहीं था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये रहे दिल्ली सल्तनत के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सब खैर।